हमारे इस चैनल में जो बायोग्राफीज़ होंगे वह कुछ इस प्रकार होंगी कि उनके लाइफ के जुड़ी जो इम्पोर्टेंस बातें होंगी वो स्क्रीन पर लिखी हुई होंगी और मैं उन्हें ही एक्सप्लेन करूँगा, उन्हें ही थोड़ा और ब्रॉडन करूँगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो भी बायोग्राफी हो या जिनकी भी बायोग्राफी हो, उनका लाइफ का हर एक जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा वो आपके सामने कवर हो पाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इट इज़ द इन्वेंशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन काइंड एंड नॉट द इन्वेंटर। दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली ए साइंटिफिक टेम्परामेंट। इसे ही कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये बातें सर जगदीश चंद्र बोस ने 1936 को बात कही थी, लेकिन कब कही थी और क्यों कही थी, किसको कही थी, ये बात आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। सर जगदीश चंद्र बोस का जन्म मुशीगंज डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में 30 नवंबर 1958 को हुई थी। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले। उनके जीवन का एक ये ड्रॉबैक है, एज ए ह्यूमन हमें ड्रॉबैक लगता है कि उन्हें नोबेल लिटरेट नहीं मिला था, लेकिन उनके विचार से वो कोई बड़ी बात नहीं थी। जो नोबेल लिटरेट के पीछे कहानी है या कंट्रोवर्सी है वो भी हम इसी बायोग्राफी में बाद में चर्चा करेंगे। उनके एजुकेशन में ये सारे प्लेस का बहुत ही कंट्रीब्यूशन था। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो था, इसमें लिखा नहीं है, वो है प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, जो पहले हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता के नाम से विख्यात था। उनके पेरेंट्स के नाम आप देख सकते हैं। हिज अर्ली लाइफ, जगदीश चंद्र वॉज बॉर्न इन 1858, जैसा कि हमने आपसे कहा है। ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन फर्स्ट इन इंडिया, पहले इंडिया से ही उसने एजुकेशन प्राप्त की, लेकिन 1880 को वो इंग्लैंड चले गए मेडिसिन के बारे में पढ़ने, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लेकिन उन्हें स्कॉलरशिप मिल गया था, इसके कारण वो नेचुरल साइंस पढ़ने क्रिस्ट कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज चले गए। 1884 में 4 साल बाद लंदन के जाने के बाद उनका बीए डिग्री कंप्लीट हो गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और बीए के साथ ही साथ बैचलर ऑफ साइंस लंदन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ। और उसके बाद बोस इंडिया लौट आए। पहले वो प्रोफेसर बने, इनिशियली प्रोफेसर बने वो फिजिक्स के, कहाँ, प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता में। फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ लॉर्ड रेलेक, जगदीश बोस मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लास। बहुत सारे फेमस उनके स्टूडेंट्स भी आए, उनमें से सबसे पॉपुलर नाम है S.N. बोस का। लेटर टू बिकेम वेल नोन फॉर बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। S.N. बोस मतलब सत्येंद्र नाथ बोस। इनके बारे में हम कभी और अलग वाले वीडियो में जानेंगे। ये भी बहुत रिनोड साइंटिस्ट है, जो कि किसके स्टूडेंट है, जगदीश चंद्र बोस के। साइंटिफिक स्टार्ट ऑफ लाइफ, उनका जो साइंटिफिक स्टार्ट था, जो साइंटिफिक बूस्ट था, वो 1894 को जब वो वापस आए अपनी डिग्रीज प्राप्त करने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में, तो उन्होंने क्या किया, स्मॉल एनक्लोजर एडजॉइंग ए बाथरूम, उन्होंने बाथरूम को ही लेबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कितना साइंटिफिक टेम्परामेंट था। ही कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। उनके अपने इनिशियल स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किए। ही डेवलप्ड द यूज ऑफ गैलेना क्रिस्टल। अब गैलेना क्रिस्टल क्या होता है, आजकल जो आप लोग रेडियो में बात करते हैं या मोबाइल में बात करते हैं, जो पहला रेडियो ट्रांसमीटर था या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थे, उनके जो रिसीवर होते हैं, रिसीवर और ट्रांसमीटर दो अलग चीज़ है, जो रिसीवर होते हैं उन रिसीवर को बनाने के लिए हम गैलेना क्रिस्टल का यूज़ करते हैं, रिसीवर को। तो बोथ फॉर शॉर्ट वेव्स रेडियो वेव्स एंड फॉर वाइट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। पेटेंट राइट, इसका जो पेटेंट राइट था फॉर देयर यूज इन डिटेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ग्रांटेड टू हिम इन 1904 को उनको पेटेंट मिल गया। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट राइट का मतलब यह है कि जब वो पेटेंट करवा लेते हैं तो उनका जो इन्वेंशन है उनके नाम पर फिक्स्ड हो जाता है। ग्लोबल एक्सपोजर, दुनिया में वो कब विख्यात हुए, मिला नेविल मोट। सर नेविल मोट जो नोबेल लिटरेट है 1977 के, किस लिए, सॉलिड स्टेट में कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। उन्होंने एक बात कही थी कि जेसी बोस वाज एट लीस्ट 60 years ahead of his time. In fact, he had anticipated the existence of P and N type semiconductors.
तो उनका क्या कहना था कि जेसी बोस अपने समय से 60 साल अहेड थे, मतलब 60 साल एडवांस थे, इसीलिए शायद वो उनके समय में चर्चा में ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन काइंड से अहेड थे, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट से, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से वो बहुत ज़्यादा आगे थे। तो उन्होंने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर का हुई थी, सॉरी लेट 20 सेंचुरी में इन्वेंट हुई थी। 1895 को बोस ने अपना फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। उसमें क्या था, इस पिक्चर पे आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पिक्चर है जिसमें उन्होंने बेल को छुए बिना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सहारे बेल को रिंग करवाया था और कुछ गन पाउडर से उसको एक्सप्लोड भी करवाया था। और 1896 को द डेली क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड ने रिपोर्ट किया था कि इस इन्वेंटर ने जे.सी. बोस ने सिग्नल को ट्रांसमिट किया है डिस्टेंस नियरली ए माइल, एक माइल तक सिग्नल को वो ट्रांसमिट करने में सक्षम हुए। ये कहां पर आया, द डेली क्रॉनिकल इन 1896। आप देख सकते हैं द फर्स्ट सक्सेसफुल वायरलेस सिग्नलिंग एक्सपेरिमेंट बाय मर्कनी ऑन सैलिसबरी प्लेन इन इंग्लैंड वाज नॉट अंटिल मई 1897। 1897 तक जो मार्कोनी का एक्सपेरिमेंट था वायरलेस सिग्नलिंग का, तब तक वो नहीं आया था। लेकिन 1895 के डेमोन्स्ट्रेशन बाय बोस इन कोलकाता प्रीडेट्स ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स। मतलब जो 1895 का एक्सपेरिमेंट था बोस का, वो जो मार्कोनी का जो लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में आया था, वो इन्वेंशन को प्रीडेट्स करता था, मतलब पहले से ही प्रेडिक्ट करने वाले थे। उनके जो थीसिस थे वो पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते थे। 1897 को बोस रिपोर्टेड ऑन हिज माइक्रोवेव एक्सपेरिमेंट्स टू रॉयल इंस्टीट्यूशन एंड अदर सोसाइटीज इन इंग्लैंड। उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट और अदर सोसाइटी में उन एक्सपेरिमेंट्स को रिपोर्ट किए, उनके फर्दर एक्सपेरिमेंट्स को रिपोर्ट किए। इन हिज प्रेजेंटेशन एट रॉयल इंस्टीट्यूशन इन जनवरी 1897 को रॉयल इंस्टीट्यूशन में इंग्लैंड में बोस स्पेकुलेटेड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम सन की, वो तभी स्पेकुलेट कर दिए गए थे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पॉइंट मेंशन है, सजेस्टिंग दैट आइदर द सोलर और द टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर माइट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ सक्सेस सो फार इन डिटेक्टिंग सच रेडिएशन। सोलर एमिशन वाज नॉट डिटेक्टेड इन 1942 तक सोलर एमिशन डिटेक्ट ही नहीं हुआ था। लेकिन बोस ने 1897 में रॉयल इंस्टीट्यूट में ये बातें कही थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किसके वजह से डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी, अब हमारे सोलर प्रॉब्लम्स की वजह से, लैक ऑफ सक्सेस सो फार डिटेक्टिंग सच रेडिएशन ड्यू टू सोलर एमिशंस, है ना। लेकिन 19th सेंचुरी के खत्म होते होते ही बोस का जो इंटरेस्ट था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बायोलॉजी की तरह आने लगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बायोलॉजी की तरफ आने लगा, क्योंकि उन्होंने फिर क्या किया, दिस इंक्लूडेड स्टडीज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशंस ऑन प्लांट्स। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्लांट्स पर क्या असर पड़ता है, उनका एक्सपेरिमेंट्स करने लगे थे। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो डिवाइस था जिससे बोस ने एक्सपेरिमेंट्स किया था फर्दर लेट 19th सेंचुरी में। हाँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अनडिजर्विंग एंड टू हिज लाइफ एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा क्यों कहा मैंने, ये बात आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगी। ही रिटायर्ड फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1915 बट वॉज अपॉइंटेड एज प्रोफेसर एमरेटस। 2 years later the Bose Institute was founded. Bose was elected a fellow of the Royal Society in 1920. फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी 1920, बहुत कम ही ऐसे भाग्यवान साइंटिस्ट हैं जिनको ये टैग मिला है। हालांकि उनकी मृत्यु 1937 को हो गई थी, a week before his 80th birthday. His ashes are in the shrine at Bose Institute, कोलकाता। कभी कोलकाता जाइएगा तो बोस इंस्टीट्यूट जरूर जाना। तो बोस इंस्टीट्यूट में आपको क्या मिलेंगी, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स के जो टूल्स थे वो आपको दिखने को मिलेंगी। उनमें से एक था ये मूवी प्रोजेक्टर। (1937) से ही पहले जो उनका
मूवी प्रोजेक्टर स्पेकुलेट करना था या मूवी प्रोजेक्टर पर एक्सपेरिमेंट्स करना था, ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ये भी लेट 20th सेंचुरी में ही ये सब आई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री। हिस्ट्री अनफॉर्चुनेट है, ये क्यों? इन दिस शॉर्ट स्टोरी एंटाइटल्ड द एग्जाइल, सेलिब्रिटी ऑथर लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये अगर आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। तो मेड ए कॉमेंट दैट गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। यही हुआ बोस के केस में भी। 90s ऑफ द 90th सेंचुरी में जेसी बोस, हु वाज देन ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट इन द प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, started his research work in solid state physics and application of माइक्रोवेव रेडिएशन पे तो वो काफ़ी काम कर चुके थे। अब बारी थी उनके एप्लीकेशंस पर, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में वो काम कर रहे थे, विच वॉज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट दोज डेज। उन दिनों में ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट था। उन्होंने 5 मिलीमीटर वेव को रिसीव करने वाला और या ट्रांसमिट करने वाला भी एक चीज़ बनाया था। 1899 को ही केम आउट विथ सॉलिड स्टेट डायोड। सॉलिड स्टेट डायोड, आप 12वीं कक्षा में ये सब पढ़ेंगे। तो सॉलिड स्टेट डायोड लेकर वो आए थे कब? 1899 को। फर्दर ही मेड ए डिवाइस कॉल्ड कोहेरर विच कुड ट्रांसमिट एंड रिसीव रेडियो वेव्स। तो कोहेरर भी बनाया था 1899 को ही, जो ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता था रेडियो वेव, विच यूज्ड ए मर्करी ट्यूब एंड टेलीफोन। क्या मर्करी ट्यूब और टेलीफोन यूज करता था। ही गेव ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज डिवाइस इन फ्रंट ऑफ देन गवर्नर, बट अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड न्यू मार्कोनी एज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो। आपको भी पूछा जाए कि वो इन्वेंटर ऑफ रेडियो कौन है, तो आप भी मार्कोनी का ही नाम लेंगे। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है कि आपको भी जेसी बोस के बारे में नहीं पता है, बल्कि 100 साल बीत जाने के बाद भी। इट वॉज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिसीट एंड डिसऑनेस्टी विच सर बोस बिकम द विक्टिम ड्यूरिंग द अर्ली 1899। इटालियन एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे इटालियन एक्सपेरिमेंट्स थे गुग्लिएल्मो मार्कोनी। तो उन्होंने सीक्रेटली अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया था रेडियो कम्युनिकेशन करने के लिए यूरोप और अमेरिका के बीच में, जब उनका एज कितना था? मात्र 22 ईयर्स। उन्होंने पूरी तरह से अपनी जो साइंटिफिक नॉलेज थी या साइंटिफिक डिग्रीज थी वो भी तब तक नहीं प्राप्त किया था। मार्कोनी एंड हिज इन्वेंशन आरंट रियल। बिल्कुल आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि मार्कोनी का जो इन्वेंशन था वो बिल्कुल गलत था, वो बिल्कुल सही नहीं था। नहीं, इन्वेंशन सही था, लेकिन उनके नाम पे जो इन्वेंशन आया वो गलत था, क्योंकि मेन कंट्रीब्यूशन जो है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो है, वो जेसी बोस को ही जाना चाहिए था। During late 1900 and 1901, one of Marconi's close friend, Luigi Solari, याद रखिएगा, Luigi Solari, who was working as lieutenant in the Italian Navy at the time, drew Marconi's attention to device invented by Sir Jagadish Chandra Bose. Solari क्या किया? Solari थोड़ा चेंज किया अपने डिवाइस में। वो क्या एक्सचेंज दैट यूट्यूब, जो यूट्यूब यूज किया कर रहे थे, ये हमारा ये यूट्यूब नहीं, जो यू शेप का एक ट्यूब होता है जो जगदीश चंद्र बोस यूज कर रहे थे, उनको बदल के क्या किया? स्ट्रेट ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया। बस यही चेंज किया, बाकी सब सिमिलर था। बस जस्ट ए रेप्लिका ऑफ बोस इंस्ट्रूमेंट एंड प्रेजेंटेड इट टू मार्कोनी। मार्कोनी ये पेटेंट लगा दिया 9 सितंबर 1901 को। आप देख सकते हैं, हालांकि मार्कोनी हमारे इंडिया के नहीं थे और जाने माने घर के थे, तो इसीलिए उनका जो पेटेंट था ये आसानी से उनको मिल गया। ये है मार्कोनी का पिक्चर, आप देख सकते हैं। तो जो मार्कोनी का इन्वेंशन है, वो जो हम जानते हैं, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक लाई है, वो एक चीटिंग है, क्योंकि लुइगी सोलारी ने ही अपने एक्सपेरिमेंट से लुइगी सोलारी ने ही बोस का जो एक्सपेरिमेंट था उनमें थोड़े बदलाव करके मार्कोनी को प्रेजेंट किया, और मार्कोनी ने उसको थोड़ा स्टडी करके क्या किया? पेटेंट में डाल दिया 1901 को। तो आप देख सकते हैं 1901 मार्कोनी सेंड द मोर्स कोड एस फ्रॉम पोल्दू यूके, मतलब पोल्दू यूके में है, टू सेंट जॉन्स जो कि अमेरिका में है, विच वॉज द ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा। सॉरी, जो सेंट जॉन्स है वो ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा में है।
आप देख सकते हैं 1901 मार्कोनी सेंड द मोर्स कोड एस फ्रॉम पोल्डियो यूके से सेंट जॉन्स यूके से सेंट जॉन्स द कैपिटल ऑफ न्यू फाउंडलैंड विच वॉज द ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा तक उन्होंने एक मोर्स कोड भेजा। आप सोच सकते हैं मार्कोनी ने कितना अच्छा काम किया होगा मोर्स कोड भेज से, है ना। लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि देयर वाज ओनली वन विटनेस ऑफ द इंसिडेंट, मिस्टर क्रैम्प, हु रिसीव्ड द सिग्नल। He didn't even record the DOS diagram of the common Morse code which could easily have been taken using a relay in tandem with the coherer। मतलब जो उन्होंने मार्कोनी ने जो मोर्स कोड यहाँ यूके से अमेरिका भेजा उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन उसका केवल एक ही विटनेस है, वो है मिस्टर कैंप, जो रिसीव किया सिग्नल कहाँ पर, कनाडा में। हालांकि वो रिसीव किए लेकिन उसका कुछ फिजिकल प्रूफ रखे नहीं, जो इजीली रख सकते हैं। जो टेंडेम का रिले आता है, आप बाद में पढ़ेंगे, टेंडेम का रिले आता है, उसका कोहेरर को यूज़ करके उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है, लेकिन उसने ऐसा कोई चीज़ बताया नहीं कि वैसा कुछ रिकॉर्ड रखा। तो इससे जो एक शक पैदा होता है, इसका आंसर हमें कभी नहीं मिला। मार्कोनी was fascinated in USA and his country for sending the first radio signal across the Atlantic, but never ever mentioned anything about Sir Bose। देखा आप लोगों ने, मार्कोनी ने जो रेडियो वेव्स इस्तेमाल करके जो बोस का ही देन है या बोस का ही जो प्रोडक्ट्स है, उस जो बोस का ही एक्सपेरिमेंट्स है उसको आधार बनाते हुए, आधार नहीं एक्चुअली उसी को लेकर थोड़ा माइनर चेंज करके ही वो खुद को इतना बड़ा, खुद का एक्सपेरिमेंट्स को वो पेटेंट करवा ले गया था। उसको बहुत वाहवाही मिली थी पूरे दुनिया से, पूरे विश्व के साइंस एसोसिएशन से भी। In several writing, Marconi admitted that he had no education of qualification about radio waves। It's true indeed। बिल्कुल सही है, मार्कोनी जो एडमिट करता है वो बिल्कुल सही है। उनका कोई एजुकेशन और क्वालिफिकेशन ही नहीं था रेडियो वेव्स के बारे में, क्योंकि उनका एज 22 था। आप उनके विकीपीडिया में जाके इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन इन साइंस विच ही डिडंट हैव। फाइनली एक ट्विस्ट तब आया कि जब फाइनली ही वॉज टोल्ड टू डिलीवर ए लेक्चर। उनके इन्वेंशन पर एक लेक्चर डिलीवर करने को कहा था रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन में 13 जून को 1902 में। अभी ये समय था मार्कोनी को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना। हु इज द इन्वेंटर ऑफ द कोहेरर दैट यूजेस मर्क्यूरी? इसका आंसर क्या था? जगदीश चंद्र बोस। लेकिन he was shrewd enough to find out some mean tactics को यूज करके ये ऑडियंस के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन डाल दिया। टू कीप द वर्क्स ऑफ सर बोस अनवेल्ड, ताकि जेसी बोस का नाम ना आ सके, खुद उनका ही नाम बना रहे। ऑडियंस को उन्होंने क्या कहा कि ही डिजाइन्ड ए नंबर ऑफ कोहेरर। उन्होंने बहुत सारे कोहेरर बना, उनमें से एक मर्क्यूरी का था, तो वो काम चल गया, बस ये वही कहा। आप एक इतने बड़े साइंटिस्ट है, आपके नाम पे 2-3 पेटेंट है और आप ऐसे बातें करेंगे, वो भी कहाँ पर, वो भी रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ लंदन में। तो ये तो आश्चर्यजनक ही बात होगी ना। Where he mentioned that he only invented one coherer. Gradually he began shift towards mercury coherer for iron coherer, Bose coherer, that is Bose coherer। उन्होंने अपना जो चीज़ था मर्क्यूरी कोहेरर से आयरन कोहेरर तक भी वो शिफ्ट कर गए, जो कि फिर भी बोस का ही देन था, लेकिन वो कभी भी बोस को रेफरेंस नहीं दिए। इसीलिए ये जो है मार्कोनी एंड हिज इन्वेंशन आरएंट रियल, मैंने इसलिए कहा था अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री, इसीलिए है अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री एंड अनडिजर्विंग एंड टू हिज लाइफ एंड एक्सपेरिमेंट्स। किसका अनडिजर्विंग एंड टू हिज लाइफ? जेसी बोस का। जी अब आगे बढ़ते हैं। इन वन इंटरव्यू विथ H.J.W. डैम फॉर द मैक्लोडे मैगजीन इन रेस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इलेक्ट्रिकल वेव्स दैट कैन पेनिट्रेट थ्रू माउंटेन्स बिल्डिंग। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप देख सकते हैं ये बीच में कहीं रुकते नहीं। आप जब फ़ोन पे बात करते हैं तो आप जब घर के अंदर आ जाते हैं तो क्या आप बात नहीं कर पाते? बिल्कुल बात कर पाते हैं। मतलब ये माउंटेन्स हो, कुछ भी हो, ट्रेन पे जा रहे हो, वॉल्स हो, ग्राउंड हो, अंडरग्राउंड हो, ये उनको पार करके जाते हैं, पेनिट्रेट करके चले जाते हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मार्कोनी की, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस इलेक्ट्रिकल वेव्स, कि वो
सब चीज़ को पार करके चला जाता है। किससे? हर्ट्ज वेव से। हर्ट्ज वेव क्या है? हर्ट्ज वेव आप जब साउंड पढ़ेंगे या साउंड के विषय में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सर, जो साउंड वेव है उनको हर्ट्ज वेव्स भी, जो साउंड का एक कंपोनेंट्स है उनको भी हर्ट्ज वेव कहा जाता है। आप इस रूम पे कुछ बोल रहे हैं और उस तरफ रूम पे कोई है, आपके बीच में वॉल है, तो आप उनको सुन नहीं पाएंगे क्योंकि साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर पार्टिकल्स। हालांकि ये केस नहीं था किसके केस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में। तो उनको डिफरेंस पूछा गया था। मार्क्यूरी ने क्या कहा आप सोच भी नहीं सकते हैं। आई कांट से दैट सिंस आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, इन फैक्ट आई डाउट वेदर एनी साइंटिस्ट नोज इट ऑल। उन्होंने कहा कि उनको ये इसके बारे में आइडिया नहीं है क्योंकि वह साइंटिस्ट नहीं है, और उनका ये भी कहना था कि कोई अदर साइंटिस्ट भी इसका जवाब शायद नहीं दे सकते। ऐसे साइंटिस्ट ऐसी बात करेंगे तो शक के नज़रिए से देखना तो बनता ही है। एक्चुअली द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज टू पेनिट्रेशन पावर। मेन डिफरेंस क्या है उनका? पेनिट्रेशन पावर। आप पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे या कोई भी बुक उठाकर। हर्ट्ज वेव कैन प्रोपेगेट थ्रू वाटर बट रेडियो व्हाट वेव्स कैन। तो आप आयरनी देखिए इस बात का कि द पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट रेडियो वेव्स, इट्स ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेवर मेंशन एनीथिंग अबाउट माइक्रोवेव्स ऑफ रेडियो वेव्स इन एनी ऑफ हिज इंटरव्यूज और लेक्चर वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज। तो मैंने पहले ही कहा था जो जेसी बोस का लाइफ था उसमें से सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, और वही मार्कोनी का लाइफ में उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, हालांकि उसको कुछ भी मालूम नहीं हो। हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि द truths never be concealed. After retiring efforts of many years, some Indian scientists throughout the globe recently have come out and original facts, IEEE जो है एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि ये जो फेनोमेना है ये जेसी बोस का ही है। तो जेसी बोस को ही इसका जो पोजीशन है जेसी बोस को ही मिलना चाहिए था। ही वाज अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटीज, अ वर्सेटाइल जीनियस इन ट्रू सेंस। आप ये आर्टिकल्स देख सकते हैं। जेसी जगदीश चंद्र बोस द रियल इन्वेंटर ऑफ मार्कनीज वायरलेस डिटेक्टर, वरुण अग्रवाल MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज, उनका एक थीसिस है। उन्होंने इसी बात को सामने लाकर रखा था दुनिया में, है ना। अब कंक्लूजन करते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस शेमफुली वेस्टर्न साइंटिस्ट टुक द क्रेडिट। बस इसी केस में नहीं, ऐसे अलग अनेक केस हैं जिसमें वेस्टर्न साइंटिस्ट ने हमारे इंडियन साइंटिस्ट के इन्वेंशन को का क्रेडिट ले लिया। बट नाउ IEEE हैज एक्सेप्टेड ईच ऑफ हिज इन्वेंशन। मतलब अभी IEEE ने उनका ईच एंड एवरी इन्वेंशन को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन उनके लाइफ में वो इस डार्क गेम्स जो उनके पीछे खेला जा रहा था उनके बारे में वो अवेयर नहीं थे। तो उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था 1896 को कि आपका क्या विचार है कि आपके पीठ पीछे ये सब हो रहा है। तो उन्होंने वही कहा था कि इट इज द इन्वेंशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैनकाइंड, नॉट द इन्वेंटर। तो कैन यू फाइंड एनी पीयर ऑफ सच ए नोबल मैन? इतने उच्च विचार, प्रॉपर प्योर साइंटिफिक टेम्परामेंट। इट्स अ ग्रेट प्राइड दैट सच ए ग्रेट स्कॉलर वॉज बॉर्न इन आवर कंट्री। तो ये एक प्राइड करने वाली चीज़ है। हालांकि हिस्ट्री के पन्नों में ये बातें दब गई है, लेकिन फिर भी आजकल में लेकिन फिर भी अभी बातें जब सामने आ रही है तो हमें पता चल रहा है इन बातों के बारे में, है ना। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो बायोग्राफी है जगदीश चंद्र बोस पर, ये आज हम यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अनजाने व्यक्ति के बारे में बायोग्राफी लाएंगे या जाने माने व्यक्ति के बारे में बायोग्राफी लाएंगे, जिससे आपको उनके जीवनी के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण बातें पता चल सके। धन्यवाद। जय हिंद।